हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आज फिर आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखेंगे आज हम लोग बेसिकली हम लोग 4 सितंबर पे हैं और डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डेली की तरह आज का सेशन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। आई होप अपना तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है। आने वाले नवंबर 17 नवंबर को आपका डेट है, 17 बीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी को और जोर शोर से करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में 8वें धर्म धम्मा सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी पटना, सी गया या फिर डी भुवनेश्वर। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए अहमदाबाद। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। तो देखो, द 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन। तो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस को इंडिया फाउंडेशन बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करता है। और इसको कहाँ पे किया गया इस बार, तो अहमदाबाद में बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, द थीम ऑफ 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इज कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। तो बेसिकली इस बार का थीम क्या है, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। ठीक है, थीम थोड़ा सा याद रखो, ये सब आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस इज द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन। बेसिकली किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इंडिया फाउंडेशन। जिसका बेसिक मुद्दा क्या है, धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस करने का, धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस बनाने का बेसिक मुद्दा क्या है, विच एम्स टू, इसका बेसिक मुद्दा है टू हाईलाइट द एसेंशियल आइडेंटिटी बिटवीन धर्मा दैट इज हिंदू कल्चर में एंड धम्मा बेसिकली बुद्धिस्ट में। धम्मा बताया जाता है, एक्चुअली फिलोसफीज ये सब बताया जाता है। ओके, तो बेसिकली धर्मा दैट इज फॉर हिंदू रिलीजन और धम्मा जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, इनका कहीं ना कहीं समन्वय, आपस में कोरिलेशन और एक तरह से सिग्निफिकेंस दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है ना, तो इसी को कोरिलेट करने के लिए आपका धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस को मनाया जाता है। और इस बार जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो अहमदाबाद में। ठीक है, ओके मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग स्लिम भी बोलते हैं। तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम इज द मिशन ऑफ विच कंट्री whose operations have been stopped recently due to the loss of contact। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर स्लिम किस देश का मिशन है जिसका संचालन हाल ही में संपर्क के नुकसान के कारण रोक दिया गया। बेसिकली उस मिशन का जो उस देश का संपर्क था उस पर्टिकुलर यान से वो कनेक्शन लूज हो टूट गया, जिस कारण से उसका जो ऑपरेशन था स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन मून, जो कि मून पे लैंड करने के लिए था, उस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा, उस मिशन को बंद करना पड़ा। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा, एक किस देश के साथ हुआ। आपके ऑप्शन से ए अमेरिका, बी जापान, सी चाइना या फिर डी रशिया। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली वो इस बार जापान के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसे, कहीं ना कहीं जो चंद्रयान 2 में भी इंडिया का जो फेलियर हुआ था, कहीं क्रैश लैंडिंग हो गए थे हम लोग, लास्ट समय में एकदम संपर्क टूटा था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, जापान का एजेंसी जक्सा हैज़ एंडेड इट्स, उसने अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जो स्मार्ट लैंडर जो मून की सतह पे जाने वाला था, मून पे रिसर्च करना था, मून पे जाके कुछ शोध करना था, उसको उससे बंद करना पड़ा। बेसिकली क्यों, आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट विथ स्पेसक्राफ्ट। तो स्पेसक्राफ्ट से बेसिकली उनका जो है कॉन्टैक्ट, संपर्क छूट गया, जिस कारण से उनको अपना मिशन जिसका नाम स्लिम था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, उनको अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर देना पड़ा है। ठीक है, तो ये जापान एरोस्पेस एजेंसी के साथ हुआ है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग जक्सा भी बोलते हैं। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन। Which armed forces has launched Project Naman to support veterans and families। ठीक है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट नमन कौन से आर्म फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो भी वेटरन्स हैं, जो भी रिटायर्ड हैं आर्मी से और जो भी उनके परिवार हैं, उनको जो भी पेंशन है वो सब चीज़ समय से मिले। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मतलब मिलिट्री के कौन से विंग ने किया है, क्या ये इंडियन एयरफोर्स ने किया है,
क्या ये इंडियन आर्मी ने किया है, सी क्या ये इंडियन नेवी ने किया है, या फिर क्या डी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो बेसिकली जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा इंडियन आर्मी। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ये काम किया है। देखते हैं थोड़ा। तो इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, नाम क्या है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट नमन। और ऐसा काम क्या है इसमें, टू सपोर्ट डिफेंस पेंशनर्स। तो बेसिकली जो भी पेंशन लेने वाले हैं डिफेंस के लोग, जो भी आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, ओके, और उनके परिवार, ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो उनके परिवार को क्या मतलब जो भी फैसिलिटीज़ है क्या सही से मिल रहा है, पेंशन्स और जो भी और फैसिलिटीज़ हैं उस चीज़ का चेक है। ओके, द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द स्पर्श सिस्टम। बेसिकली प्रोजेक्ट किस पे बेस्ड है, द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन स्पर्श सिस्टम। अब ये क्या है, स्पर्श क्या है, स्पर्श इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, तो बेसिकली स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जिसको शॉर्टकट में स्पर्श बोलते हैं। वो बेसिकली एक तरह का डिजिटल पेंशन सिस्टम है। ठीक है ना, तो आपको टॉपिक में भी कहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जा सकता है, तो इस चीज़ का अभी आप लोग ध्यान रखें कि स्पर्श जो है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जो कि एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है दैट सिंप्लीफाइंग पेंशन प्रोसेस फॉर डिफेंस पर्सनल। तो डिफेंस पर्सनल का जो पेंशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने का बेसिकली एक तरीका है। ठीक है ना, तो ये जो पेंशन के लिए नया इनिशिएटिव लिया गया है वो इंडियन आर्मी के द्वारा लिया गया है। ओके, अब इसमें क्या होगा ना, रिसेप्शंस बनाए जाएंगे, फैसिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे। ओके, वेयर सेटअप थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया जाएगा बिटवीन इंडियन आर्मी, कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे, इंडियन आर्मी कॉमन सर्विस सेंटर्स और ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये काम किया जा रहा है, और HDFC बैंक भी इसको करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से इन्वॉल्व हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन आर्मी के साथ कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड है और HDFC बैंक है, जो कि मिल करके देख रहा है कि जो भी पेंशन्स के फैसिलिटीज़ हैं जो कि आर्मी पर्सनल्स रिटायर्ड हैं उनके परिवार को सही से मिल रहा है। अगर इन केस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बना के, रिसेप्शंस बना के, फैसिलिटेशन सेंटर्स बना के जो भी काम अधूरे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। ठीक है ना, सही है, बीच बीच में इस तरह के काम करते रहने चाहिए ताकि सब काम जो पेंशन्स मिलने वाला काम है वो सही से हो सके। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। क्वेश्चन क्या है, पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत किस राज्य में लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शंस है, ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो देखिए बेसिकली जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका गोवा हो जाएगा, बी गोवा में ही इस तरह का आपका पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग थोड़ा इस चीज़ के बारे। तो देखो, द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब क्या होता है, भारत से ही विकसित, भारत में ही विकसित, ठीक है, भारत के द्वारा ही विकसित किया गया पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है ना, तो जो भी आपका प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने वाला वेसल है जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप नाम है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का, जो कि गोवा में जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, द वेसल हैज़ बीन बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो वेसल किसके द्वारा बनाया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, एट कॉस्ट ऑफ ₹2500 करोड़। ठीक है, द वेसल हैज़ बीन बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2500 करोड़। ठीक है, नाम याद रखिएगा, समुद्र प्रताप, और कहाँ पे इस चीज़ को गोवा में लॉन्च किया गया है इस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल को। अगर आप लोग को बताएं कि जैसे कि बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल जो होता है वाटर बॉडीज़ में बेसिकली ना ऑयल स्पिल्स बहुत ज़्यादा होता है, तेल का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल स्पिल्स, जिसके कारण क्या होता है, तेल जो होता है ना वो बहुत सारे समुद्री जीवों में, जैसे मछलियाँ हो गई, टर्टल्स हो गया, उसमें एकदम ऑयल चारों तरफ लगने के कारण ना वो क्या होता है ना, वो सब मरने लगते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली वही ऑयल्स को, पॉल्यूशंस को वापस से अब्जॉर्ब करना या उसको ख़त्म करना, वही इन सब वेसल्स का काम होता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ भी है, द वेसल्स इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या है, ऑयल का, जैसे टैंकर से कभी कभी या शिप से क्या होता है, ऑयल बह जाता है। ठीक है ना, तो वो जो ऑयल बह जाते हैं उनको रोकना है। ठीक है ना, प्रिवेंट ऑयल स्पिल्स इन द कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में, तट वाले क्षेत्र में ये सब ऑयल स्पिल्स को बचाना है।
इंडिया एंड इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इज इंडिजीनियसली शिप बिल्डिंग। तो बेसिकली ये जो इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है, आपका नाम क्या है वेसल का? डेट इज समुद्र प्रताप, जो कि ऑयल पॉल्यूशन या फिर ओवरऑल समझ लो कि वाटर पॉल्यूशन में जो भी ऑयल का योगदान है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे वापस। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए, ताकि वो जो भी वाटर रिलेटेड पॉल्यूशन है ऑयल को लेकर के उसको ख़त्म कर सके, ठीक है ना। और ये शिप बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं शिप बिल्डिंग भी अब इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मोना अग्रवाल, नाम याद रखिएगा, मोना अग्रवाल recently won a bronze medal in which event at 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। ठीक है, पैरालंपिक्स बेसिकली जो भी दिव्यांग लोग का ओलंपिक होता है उसको हम लोग पैरालंपिक्स बोलते हैं, और जनरली समर ओलंपिक का जो मेन इवेंट है उसके बाद फिर पैरालंपिक्स वहीं पे होता है, तो इसलिए पैरालंपिक भी जो है वो पेरिस में हो रहा है। क्वेश्चन है आपका कि मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्ध को किस मतलब कौन से कंपटीशन में कांस्य पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी बॉक्सिंग, सी शूटिंग या फिर डी रेसलिंग। तो आपका जो बेसिकली सी आंसर होगा वो हो जाएगा सी शूटिंग में उन्होंने जीता है कांस्य पदक निशानेबाजी में, ठीक है। नाम जरूर याद रखें, मोना अग्रवाल, ठीक है। मोना अग्रवाल बिकेम अ वेल नोन फिगर इन पैरा शूटिंग, ठीक है। पैरा जब भी ऐड होगा तो समझ जाना दिव्यांग लोग का, वहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोग का आपका कंपटीशन है ओलंपिक्स वाला, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक्स में मोना अग्रवाल ने पैरा शूटिंग में जीता है क्या? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ओके। इन द आर टू वुमेन 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन बेसिकली, ठीक है, एट 2024 पैरालंपिक्स, ओके। नाम मत भूलिएगा, मोना अग्रवाल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा गेम? शूटिंग, 10 मीटर एयर राइफल, ओके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड ट्रस्ट कंपलसरी? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डील किया हुआ है, अगर इनकेस आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो जस्ट इससे पहले वाली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग देखें, उसमें क्या है कि इसके साथ आपको 6-7 क्वेश्चन और पता चलेगा और आप वहाँ से आंसर पढ़ के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो बेसिकली SCO जो बॉडी है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का मीटिंग होता है। तो आपको बताना है कि 2024 अक्टूबर में जो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द काउंसिल्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग होने वाला है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का, तो बेसिकली कहाँ होने वाला है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया में, बी चाइना में, सी पाकिस्तान में या फिर डी रशिया में। और बहुत इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी पाकिस्तान, याद रखिएगा। तो इस बार जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का जो मीटिंग है वो बेसिकली कहाँ होगा? अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल चलते हैं, क्योंकि SCO से क्वेश्चंस बहुत तरह से पूछे जा सकते हैं आपके लिए। द SCO काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग will be held on October 15-16 will be held on October 15-16 in इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला मीटिंग। इंडिया होस्टेड द SCO समिट ऑन July 4 लास्ट ईयर। तो इंडिया ने SCO समिट बेसिकली कब होस्ट किया था? July 4 लास्ट ईयर। जब पिछले साल की अगर हम लोग बात कर लें तो पिछले साल 4 जुलाई को भारत ने ही आपका SCO समिट होस्ट किया था, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली अगर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है तो कहीं ना कहीं इंडिया का ही पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग ओवरऑल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ट्रेड सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो इस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, इस तरह के मीटिंग को होस्ट करना भी ज़रूरी है। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ, बेसिकली अब SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन है? आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेंबर याद रखना SCO के, तो SCO के मेंबर्स हैं आपका भारत, इंडिया, चाइना,
रशिया। ठीक है, तो पहले इंडिया, चाइना, रशिया याद कर लो। पाकिस्तान में हो रहा है इस बार, ये भी ये याद हो जाएगा आपको। फिर बेसिकली आपको 4 मिडिल ईस्ट कंट्रीज याद करने हैं, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज का नाम जरूर याद रखें। पता नहीं आपको किसी भी तरह एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ये सब मेंबर्स हैं आपके SCO के। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था आपके लिए। इनकेस वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने मिला, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल से जुड़े, हमारे इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े और अपने 17th BPSC की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही इस तरह के वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।